अस्सलामुअलैकुम। इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जासमा मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम एंकर ज़ैन अली। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इंतखाबात के वक्त में आप तमाम लोगों को खुशामदीद। इंतखाबात का वक्त आन पहुंचा है, मैदान तैयार है। देखना यह है कि ये मैदान मारेगा कौन। सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं जब आप और आपके इर्द गिर्द तमाम अजीज़ व अकारब अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। कहा जाता है कि वोट चूँकि कौम की अमानत है, तो गुजारिश ये है कि वो अमानत में ख़यानत ना कीजिएगा, वो वोट डालने घर से ज़रूर निकलिएगा। इस तमाम तर सूरत हाल में इंतखाबात का वक्त आपके साथ रहेगा, आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया जाता रहेगा। वोटिंग से लेकर नताइज जाने तक आपको वक्त न्यूज़ पर लम्हा बलम्हा कवरेज हमारे सीनियर एनालिस्ट, हमारे रिपोर्टर्स की टीम, हमारी न्यूज़ की टीम आपको अपडेट करती रहेगी। लम्हा बलम्हा और मुस्तनद कवरेज आपको वक्त न्यूज़ पर मिलेगी। आज हमारे साथ प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर द नेशन सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शहबुद्दीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन और प्रोग्राम एंकर। दोनों वैसे टाकरा करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई टाकरा नहीं होने जाएगा, चूँकि टाकरा कल होना है। आज हम इनके साथ ज़रा ओवरऑल इलेक्शन पर गुफ्तगू करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ बुखारी साहब से करते हैं। सर, हमने सियासी कैंपेन्स देखी हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और हम एक बात पहले दिन से करते आए हैं, इस दफ़ा हमें शऊर ज़्यादा नज़र आ रहा है, उम्मीदवारान से लोग सवाल ज़्यादा कर रहे हैं। इसका असर टर्नआउट पे भी पड़ेगा। कल आपको टर्नओवर कैसा लग रहा है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दफ़ा के इलेक्शन में बहुत सी न्यू ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। एक तो ये कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जहाँ तक पार्टियों की कैंपेन का ताल्लुक है। और जो कुछ भी इस सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, जिस नौइयत की पोस्ट लोग डाल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर जलसों की और जुलूसों की आ रही है, ये एक नया फैक्टर है। इसलिए कि पहले ये चीज़ें जो हैं वो टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में देखी जाती थी जब ग्राउंड पर कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये एक ऐसा मीडिया आ गया है कि ग्राउंड पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ बहुत बड़ी हंगामा खेजी जो है वो मौजूद है। इसको कुछ लोगों ने, ख़ासतौर से तहरीक इंसाफ ने, इसको बहुत पॉजिटिवली अपनी कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया है। जो PMLN की टीम थी मीडिया की, वो जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में थी मरियम, तब तो एक इफेक्टिव मीडिया सेल था उनका, लेकिन उसके बाद से ज़रा वो एक एलिमेंट उनका माइनस हो गया है। तो तहरीक इंसाफ को एज हासिल है जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक है। दूसरी नई रियलिटीज़ ये हैं कि पहले दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, टू पार्टी सिस्टम था। इस दफ़ा एक तीसरी कुव्वत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से थी, तो वो पिछले इलेक्शन में भी, लेकिन तहरीक इंसाफ इस दफ़ा नई ग्लोरिफिकेशन के साथ इलेक्शन में फील्ड हुई है। और तीसरी बात यह है कि दीनी जमातें जो पहले हमेशा से नवाज शरीफ के की पार्टी के अंदर जम हुई भी होती थी, उनके साथ मिली भी होती थी, चाहे वो IGI थी, चाहे वो PNA थी, लेकिन इस दफ़ा आप देख रहे हैं कि वो एक फोर्थ आइडेंटिटी के तौर पे, एंटिटी के तौर पे हमारे सामने आ रही हैं। तहरीक लब्बैक के लोगों ने जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से इन सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। तो ये भी एक नई रियलिटी है जिसका सामना है। और एक और चीज़ जो बड़ी बदकिस्मती की बात है वो है वायलेंस। इलेक्शन में वायलेंस तो होती है, हर इलेक्शन में पहले भी हुई है, लेकिन इस दफ़ा जो आगाज़ हुआ है वो बहुत बुरा है। आप देखिए, जो 4 बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें तो कोई 200 के करीब लोग जो हैं वो हलाकतें हुई हैं उनकी, मैं तो कहूँगा शहादत हुई है उनकी, इसलिए कि इलेक्शन लड़ना भी एक नेशनल जिम्मेदारी है। उसके बाद कोई 7-8 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं उनकी रैलीज़ के ऊपर फायरिंग हुई है। बिल्कुल, तो आगाज़ तो ठीक नहीं है, अल्लाह खैर करे कि खैर खैरियत से इलेक्शन हो जाए। तो ये भी एक नई रियलिटी है कि स्टार्ट में ही इतनी बड़ी वायलेंस हो जाती है। एक और रियलिटी है कि वो ये कि इस दफ़ा पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हमारे इलेक्शन में फॉरेन इंटरवेंशन डायरेक्ट नहीं है। पहले कहते थे कि जी अनलेस 3 A's वर्क टुगेदर, आर्मी, अल्लाह एंड अमेरिकन, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। अब वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, अल्लाह भी है, अमेरिकन भी है। अल्लाह से मुराद दीनी जमातें जो उसकी बात करती हैं, और E जो है बदल गया है, ए बदल के E हो गया, वो है इलेक्टेबल्स। तो इलेक्टेबल्स की एक नई रियलिटी भी हमारे सामने है कि पहले होते तो हर इलेक्शन में थे, लोग स्विच ओवर करते हैं पार्टी लॉयल्टीज़, लेकिन इतनी तादाद में एक ही पार्टी में दूसरी तमाम जमातों से जाना जो है, और फिर उस पार्टी के सरबराह का ये कहना कि मुझे चूँकि इलेक्शन जीतना है, लिहाजा आई नीड इलेक्टेबल्स, तो ये एक नई रियलिटी है। सर बिल्कुल, इस पर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपने कई इलेक्शन कवर किए हैं, कई इलेक्शन अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। क्या ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स गए हैं? मुझे शहबुद्दीन साहब के पास जाना। शहबुद्दीन साहब, जो बात कर रहे थे बुखारी साहब के टर्नआउट के हवाले से, हमने देखा मेच्योरिटी बहुत आई है, लोग सवाल कर रहे हैं उम्मीदवारों से, वाकई में टर्नओवर कल बढ़ेगा? और अगर वो बढ़ता है तो किस पार्टी को फ़ायदा देगा? टर्नओवर अगर बढ़ेगा ना, तो इसका फ़ायदा सीधा सीधा पीटीआई को जाएगा।
यह भी याद रखिए। क्यों? यूथ जो है उनके लिए आज भी इमरान खान के साथ ज़्यादा एफिलिएशन है उनकी। और दूसरा है ख़वातीन, जिनको बाज़ दफ़ा घरों से निकलते हुए देर हो जाती है। अभी भी बेशुमार इलाके हैं जहां उनको वोट डालने नहीं दिया जाता। आप ये देखेंगे, मैं उसका कैंडिडेट का नाम लेते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है, वो साबिक वज़ीर भी हैं पंजाब में, और उनकी अगर भाभी इलेक्शन लड़ रही हैं तो वो कौन होते हैं कहने वाले कि इसको वोट मत दो, इलेक्शन नहीं लड़ सकती। ये बहुत गलत बात है। मतलब हैरानी है कि मुझे उनका इलेक्शन बैन क्यों नहीं हुआ, जब इलेक्शन कमीशन ऐसे लोगों को जो कि वोट डालने से रोकते हैं वहाँ इलेक्शन नलीफाई कर देता है कि ख़वातीन को रोका गया। तो जो उम्मीदवार ऐसा कह रहा है, ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है अभी पाकिस्तान में ये चीज़ें आनी है सामने। इलेक्शन का फैसला तो ये कर रहा है मोबाइल टेक्नोलॉजी। ये इसका इस्तेमाल 2002 में नहीं था, 2008 में नहीं था, लेकिन 2013 के बाद तेज़ी से बढ़ा है। एक छोटे से चंद इंच के मोबाइल के अंदर जितना कुछ समा गया है ना, वो आम आदमी की इस्तात से बहुत ज़्यादा है। आम आदमी के लिए अभी तक वो हजम नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने जो सबसे बड़ी ज़्यादती की, वो लोगों को आगे ही शऊर और ख़वान की तालीम नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती थी। अगर ये इनको आगे ही शऊर ये बेले बेहतर कर लेते तो ये शायद लोग पहले समझ जाते हैं। जो लोग आज बगैर वो तालीम हासिल की है, देखिए बहुत सारे, ये बहुत अहम बात है कि ऐसे लोग जिनकी अपनी तालीम मुकम्मल नहीं है, जिन्हें चीज़ों की समझ भी नहीं है, वो इस मोबाइल पर फैसला कर रहे हैं। फिर क्यों आप चीखते हैं? आप लोगों को पढ़ाई देते ना, आप लोगों को एजुकेशन देते, उनको बताते सही और गलत का फैसला करो। आज लोग बगैर सही गलत अपनी समझ से किए किसी की अकल से करते हैं। फिर आप क्यों चीखें मार रहे हैं? आप इस मुल्क में अवाम को, लोगों को कम से कम मैट्रिक तक तो तालीम दे दें। मैट्रिक तालीम बहुत होती है, लोगों को समझ आ जाती है। ये चीज़ें सारी इफेक्ट करती हैं उस इलेक्शन डेट को आके। कल चीज़ों ने मुख्तलिफ होना है। चीज़ें याद रखिएगा, एक उम्मीदवार होता है इलेक्टेबल, और उसका होना वो अपनी जगह है, लेकिन जो शहर हैं यहाँ पार्टी वेव चलती है। बिल्कुल सही। शहरों में इलेक्टेबल्स कोई नहीं है। मैं मानता ही नहीं कि ये जो कुछ इन्होंने खड़ा किया हुआ लोगों ने, ये इस काबिल भी थे कि ये जीत जाते। अगर नवाज शरीफ की टिकट ना होती, मैं यकीन से कहता हूँ इनमें से कई लोग तो वो हैं जो अपना काउंसलर नहीं जीत सकते, जीत गए। शेर को ठप्पा लगा, जीत गए। जैसे भुट्टो ने खड़े किए खंबे, भी जीत गए। ये होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे ताया जी मिसाल देते थे कि 1970 के इलेक्शन में उनकी ड्यूटी थी एक जगह, तो वो कहते हैं कि औरत आई बूढ़ी, बिल्कुल कंधे पे लेके आया नौजवान, तो उसने कहा जी किसको वोट देना है? कहती पुत्र शेर नू, सॉरी माजरत, पुत्र पुट्ठो नू वोट देना है। सच मुंह से निकल जाता है। कोशिश 1970 में तो शेर कहीं था ही नहीं, शेर था भी नहीं। भाई साहब ने पिन पॉइंट नहीं था, वहां निकल आया। 70 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी पुट्ठो नू, उन्होंने कहा जी पुट्ठो तो ऐसे उम्मीदवार ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, जिसने भी खड़ा किया, जो अल्फाज उसने कहते हुए मैं इस्तेमाल नहीं करता, बुजुर्ग औरत थी, उसने कहा मेरा वोट पुट्ठो दा, दसो केड़ा पुट्ठो दा कितने निशान है। यानी कि लोगों को इसका इल्म भी नहीं था कि उनका उम्मीदवार कौन है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये चीजें जो है ना, ये चीजें बड़ी अहम है। और रहा इलेक्टेबल्स का सवाल, तो माजरत के साथ इलेक्टेबल्स आज भी वही हैं। ये वही घराने हैं जो 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तानी सियासत पे छाए हुए हैं। इनका चचा, ताया, भतीजा, भांजा, ये सब वही आते हैं। सही है। अगर मुशर्रफ ने किया था तो ये नाजिम बन गए थे, तहसील नाजिम बन गए थे, ऊपर छोड़ दिया था, 4 बंदे और फैमिली के आ गए थे। बुखारी साहब, ये जो इलेक्टेबल्स की बात है, आपने जो कि अपने कैरियर में कई इलेक्शंस कवर किए हैं, कई इलेक्शंस देखे हैं, क्या वाकई ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स चले गए? नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि फोर्सफुली भेजा जाता है, वफादारियाँ तब्दील करवाई जाती हैं। आपको लगता है कि पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की सियासत में ऐसा? देखिए, गुजारिश ये है कि इलेक्टेबल्स का मामला जो है इस बार थोड़ा मुख्तलिफ है। जो इमरान खान साहब की कैंपेन है, 20 साल हो गए उनको सियासत में, 20 से ज़्यादा साल हो गए सियासत में आए हुए, और जो 2011 में 30 अक्टूबर को लाहौर में उन्होंने जलसा किया था,
तो मैं भी उस वक्त ये सोच भी रहा था और मान भी रहा था, और मैंने इसका इजहार भी किया था अपने एक प्रोग्राम में कि शायद इनकलाब की बुनियाद रख दी गई है। लेकिन मुझे अब ये लग रहा है कि 20 साल की सारी मेहनत जनाब इमरान साहब की इस बात पर थी कि उन्हें ये इदराक हो जाए कि इलेक्शन जीतने और इनकलाब लाने के लिए इलेक्टेबल बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन मेरे नज़दीक है उन सारे वर्कर्स पर, उनके पार्टी के खिलाड़ियों पर जो 20 साल से उनका साथ दे रहे थे, और आज उन्हें पता चला कि नहीं जनाब इलेक्शन तो किसी और ने लड़ना और किसी और ने जीतना है, वज़ीर भी वही बनेंगे और बेनिफिट भी उन्हीं को मिलेंगे, हम तो फिर वहीं के वहीं रह गए। एक तो इसका एस्पेक्ट ये है। दूसरी बात ये शहाबुद्दीन ठीक कह रहा है, यहाँ तो बड़े आराम से बात करते हैं, मेरे प्रोग्राम में बैठे हुए तो गले को आते हैं। वो मैंने इसलिए शुरू में कर दिया, यहाँ टाकरा कल होगा, टाकरा आज नहीं, वो बाज आएंगे नहीं, अभी आप देखिएगा, मुझे गुफ्तगू मुकम्मल कर लेंगे फिर आप देखिएगा जो इंटरजेक्शन है। देखिए गुजारिश ये है, ये इलेक्टेबल जो है ना, इनका दीन मतलब कोई नहीं होता, ये पावर के साथ है, दे शिफ्ट विद द पावर बेस। जहाँ उन्हें फील होता है कि पावर बेस शिफ्ट हो रही है, अगर ये इसकी जगह नवाज शरीफ का पलड़ा भारी होता है, ये सारे उधर आए होते हैं। तो ये कोई लव लॉस्ट या कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके ऊपर वो इमरान के पास गए हैं। इमरान की जरूरत थी और इनको सरवाइव करना, नजरिया कहीं स्टैंड नहीं, कोई नजरिया खुद डिनाई कर दिया है इमरान खान ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा नजरियाती और समझते थे कि इनकलाब लाने चले हैं। ये उसकी बहुत बड़ी निगेशन है, क्योंकि ये स्टेटस को का सिंबल है। इसलिए अब मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि जितना स्टेटस को के बिलीवर नवाज शरीफ एंड कंपनी है, उतने ही बड़े बिलीवर जो है उसके इमरान खान साहब। बिल्कुल ठीक। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि हर इलेक्शन के डायनामिक्स अलहदा होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस दफ़ा इन इलेक्टेबल्स के साथ जो सलूक वोटर्स करने जा रहे हैं वो भी अपनी जगह एक तारीख होने जा रहा है। ये मैं आपको जिम्मेदारी से आज कह रहा हूं, के साथ जो सलूक है, और कल इसका सबूत आपके सामने आ जाएगा। मैं आपको 2-3 मिसालें जल्दी जल्दी देता चलूँ। आपको पता है अशरफ सोना एक बहुत बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी का, जो हर इलेक्शन जो उन्होंने कंटेस्ट किया वो जीते थे, लेकिन जब वो अपनी पार्टी लॉयल्टी बदल के पीटीआई में गए तो उनके साथ क्या हशर किया वहाँ के एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने, किसी पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, वो आपके सामने होना चाहिए। इसी तरह से जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, अगर ये इनकलाब और ये फ़िलासफ़ी इतनी स्ट्रॉन्ग होती तो 22 इलेक्शन में से 21 सीटें नून ने जीती हैं, 1 सीट सिर्फ पीटीआई को मिली है। अगर आप रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं कह रहा हूँ। तीसरी और आखिरी बात, इससे पहले कि हमलावर हो जाए शहाब साहब, वो ये है कि हमें इस मरतबा 2-3 नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। एक तो ये है कि क्या ये इलेक्शन इशू बेस्ड होने जा रहा है या ये स्लोगन्स पर लड़ा जाएगा। स्लोगन्स पर लड़े गए इलेक्शन का नतीजा कभी कुछ नहीं निकलता, वो कभी हुकूमतें अपनी मुद्दत ही पूरी नहीं कर सकी। उसमें मुस्लिम लीग भी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें सारे हैं। जब आप इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे, उसके ऊपर वोटर को अपने गिर्द रैली कराएंगे, तो आपकी हुकूमत स्ट्रांग भी होगी और लास्ट भी करेगी। देयरफॉर नजरियाती वज़रियाती इलेक्शन ये कोई नहीं है, ना ही नून में नजरियात है, जितना मर्जी नवाज शरीफ साहब कहते रहे मैं नजरियाती हो गया हूँ, ना ही नजरियात यहाँ है। पीपल्स पार्टी ने तो अपना नजरिया खुद से दफन किया हुआ है, उसको अब वो कब्र मुर्दा खोद के निकालने की बिलावल कोशिश कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे वो उन्हें मिल जाए। ठीक है शहाबुद्दीन साहब। जी जी सलीम बुखारी साहब बताइएगा कि ये पाकिस्तानी सियासत के लिए अच्छी बात है या गलत बात है, सही बात है? जितनी बातें मैंने अर्ज की हैं ये सारी पाकिस्तान की सियासत के लिए तबाह है। इसमें से कोई भी चीज़ जितनी भी मैंने अर्ज की हैं कि चाहे वो इलेक्टेबल्स हैं, चाहे वो सो कॉल्ड नजरियाती स्लोगन्स हैं, बुनियाद कुछ नहीं है। इश्यूज के बगैर जो पॉलिटिक्स होगी, ये मेरे ख्याल से सारा कुछ नेगेटिव रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान के इस इलेक्शन पर भी और आने वाले सारे इलेक्शन। शहाबुद्दीन साहब, अगर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो फिर खान साहब को क्यों जरूरत पड़ी इतना बड़ा यूटर्न लेने की? जो जिस नैरेटिव पे वो आए थे, जिस नजरिए पर वो आए थे, और 2013 में जो टिकटों की तकसीम हुई थी वो भी मोस्टली यंग लोगों को हुई थी, लेकिन फिर बिलाखिर उसी नजरिए को। जी जी बिल्कुल, मैं उसकी वजह 4 इलेक्शन से दूंगा, 1970, 1977, 2013, 2018। भुट्टो साहब 1970 में आए, नया नारा लेके आए थे, रोटी कपड़ा और मकान। वो पाकिस्तान जहां राशन डिपो खुले हुए थे, आटा चीनी चावल आपको डिपो से मिलते थे। मुझे याद है मैं जाके लेके आता था, सप्पाइया चीनी फीकस या आधा किलो चीनी फीकस मिलती थी। मेरे घर के 5 फर्द थे, मुझे उनके नाम पे चीनी मिला करती थी। हर शख्स लाता था, क्यों? बाजार में वो इंतहाई महंगी होती थी, डिपो में सस्ती मिलती थी। आटा भी वहीं मिलता। डिपो चीनी के बकायदा डिपो होल्डर्स खुशकिस्मत शख्स होता था क्योंकि वो ब्लैक किया करता था, दादा को पैसा कमाई का जरिया था।
तो पीपल्स पार्टी ने अच्छे खासे डिपोटर बनाए थे और उनमें से कई आज लोहे की फैक्ट्रियों के मालिक भी हैं। मैं जानता हूँ इसी लाहौर में है, समझ गए हैं कि जिनको सुन रहे हैं ये उनको पता चल जाएगा मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। भुट्टो साहब ने 70 में खंबा भी मैंने आपको पहले मिसाल दी, जीत गया। लेकिन जब 77 आया तो भुट्टो साहब को खंबे याद नहीं आए थे। वो खंबे उस 70 के साथ ही दफन हो गए थे। अपने बेशतर साथी उन्होंने दलाई कैंप में भेजे थे। मिराज मोहम्मद खान सारी में टिक के बैठ, कई लोग तो बैठ रहे हैं, किसी की आंख भी जाया हुई है। ये सारी हिस्ट्री है हमारी भुट्टो साहब के साथ की। इमरान खान 2013 में अपनी यंग जनरेशन को टिकट दिए। उस वक्त मेरे जैसे बुहारी साहब जैसे सारे एंकर गला फाड़ फाड़ के चीख रहे थे, इलेक्टेबल्स के बगैर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इनका अब बनेगा क्या? ये बच्चे लेके आए हैं मैदान में, ये तो यूं एक गए वो गए, छक्के चौके पड़ेंगे इनको। ना तजुर्बाकार बॉलर है, कप्तान तो पागल है। इतने इतने तजुर्बाकार बैट्समैनों के सामने अंडर 16 टीम उतार दी, 15 टीम उतार दी, अंडर 18 भी मानने को तैयार कोई नहीं था। और वही हुआ। क्यों? ना किसी को इलेक्शन लड़ना आता था, ना किसी को ये पता था कि इलेक्शन डेज क्या होते हैं, ना ये पता था कि वोटर को घर से कैसे निकालना है, ना ये पता था कि वोटर को कैसे लेके जाना है, कब लेके आना है, ना ये पता था कि अगर आपके हल्के में 400 पोलिंग स्टेशन है और वहां पे 800 पोलिंग बूथ है तो 800 पोलिंग एजेंट भी चाहिए। इलेक्शन डे की स्ट्रेटेजी फेल हुई। ठीक है, ये सारा कुछ था। बिल्कुल ठीक। खान साहब का सफाया हो गया, उड़ गए। वो जो 11 का जलसा था ना इतना बड़ा, वो सारा हवा में उड़ गया धुएं की तरह। लोगों ने कहा ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था। हुआ ये था कि आपके पास ऐसी टीम नहीं थी जो इलेक्शन लड़ सकती, लिहाजा आप मार खा गए। अब अगर आपने इस मुल्क में कोई बेहतरी करनी है, आपके पास कोई इख्तियार होगा तो करेंगे। अपोजिशन में बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते इस पाकिस्तान में, इस पाकिस्तानी मुल्क में। यहाँ पे जब तक सिस्टम को नहीं बदला जाएगा तब अपोजिशन को इख्तियार मिलेगा। लेकिन ये सही है, ये प्रेसिडेंट हमारी सियासत के लिए सही है? मैं आपसे सही और गलत की बात के बीच में एक जुमला बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है आप क्या तब्दीली लाएंगे? मुझे आपको ओपिनियन इख्तियार हासिल करने के लिए कुछ भी करो सब ठीक है। मुझे आपको मुझे इसका रास्ता बता दें फिर आप, मतलब आप समझ आपके ख्याल में इस मुल्क में अगर आज वो तमाम लोग उसी तरह मौजूद होते जो कि आज पकड़े जाने पर, बंगले बरामद होने पे, घर बरामद होने पे, पंजाब में 56 महकमे होते हुए उनकी 56 कंपनियां बनाने पे सारा कुछ करके कोई ईमानदार है। क्योंकि इसको हमें वोटर को अवेयर करना है फिर इसके लिए कि अगर जो यंग बंदा को वोटर की अवेयरनेस कोई हैसियत नहीं रखती। 2-3 बातें मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ जो उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि मेरे जैसे एंकर्स उस वक्त जो है, मैंने कहा मेरा नाम ना, हम नहीं थे ना, आपको नहीं कहना चाहिए, मैं उनमें से नहीं हूँ, हम नहीं है। हाँ, एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अब हम भुट्टो पर लान तान करने बैठ गए हैं, कौन से ये थे कौन से वो थे। दूसरे प्रोग्राम में बैठ के हम कहते हैं उस जैसा कोई लीडर पाकिस्तान को नसीब ही नहीं हुआ। मैं जब कहूंगा तो फिर मुझे बताइए। जी मैं अर्ज कर दूँ, वो करने नहीं देंगे ना, आदि मुजरम है। देखिए गुजारिश ये है कि इक़्तिदार हासिल करने के 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि आपको जहाँ मौका मिला हो वहाँ आपने परफॉर्मेंस ऐसी की हो कि पाकिस्तान के अवाम अपनी जाने दे कि भी आपके लिए वोट दें और आपको इलेक्ट करा लें। 5 साल आपको मिले, जो दूध की नहरें KPK में उन्होंने बहाई हैं वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, लोगों के भी सामने है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, वो बोलने बड़ी लंबी तफसील है, जितना मर्जी उस पर बोल लें। एक तो ये है कि आप परफॉर्मेंस बेस पे जाएं, दूसरा आपके पास प्रोग्राम ऐसा हो कि लोग अट्रैक्ट हों आपके उस प्रोग्राम पर। आपके पास एक नज़रिया तो खैर एक क्लीशे है ना, प्रोग्राम आपका ऐसा हो जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान 1970s में एक वेव आई जिसने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। ना आपके पास उस तरह का कोई नज़रिया है, ना आपके पास उस तरह का कोई प्रोग्राम है। जो आपका कमाल है वो ये है कि आपने करप्शन के खिलाफ एक महाज खड़ा किया और उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचा दिया। ये वो क्रेडिट है जो इमरान खान से कोई नहीं ले सकता। लेकिन ये करने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें अब खुलफाए राशिदीन में से एक मान लिया जाए, ऐसा नहीं होता। उन्हें परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी, उन्हें अपना प्रोग्राम दिखाना पड़ेगा। अब आपको मैं 2-3 मिसालें दे दूँ इससे पहले कि फिर हमला हो जाए। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत ने जो अब तक थी उसका कोई दूर दूर तल्लक गवर्नेंस से नहीं था। उन्हें पता ही नहीं था कि गवर्नेंस क्या होती है। उन्हें सिर्फ ये पता था
कि रूल कैसे करना है, हुक्मरानी कैसे करनी है, और इसी की वो सजा भी भुगत रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बड़े बड़े प्लाजाज बना दिए, बड़े बड़े उन्होंने मोटरवेज बना दिए, मेट्रोज बना दिए, सारा कुछ ये सब विजिबल है, जिस तरह मुगल्स करते थे। आप मुगल्स की बिल्डिंग आज तक देखते हैं ना, लेकिन आप मुझे बताएं कोई मुगल आपको याद आता है गवर्नेंस के एतबार से? नहीं आता है, इसलिए कि वो बादशाह थी। लेकिन मैं क्यों अपना वोट टिल्ट करूंगा अगर मुझे कुछ डिफरेंट नजर नहीं आएगा? अगर इमरान खान साहब इलेक्टेबल्स के इतने ही मोहताज हैं तो मेरे नजदीक उतने ही क्रिपल्ड हैं जितना नवाज शरीफ है। बिल्कुल सही है, जितनी बाकी क्योंकि जिस तरह मेरे साथी ने फरमाया कि उनके पास भी तो इलेक्टेबल आए थे 90 फलां में, 90 फलां में, 90 फलां में पिछले 4 इलेक्शन में, तो उसका मतलब वो वही कर रहे हैं। तो जितने बुराई उन्होंने 4 दफा की थी वो 1 दफा में आप उनसे ज्यादा कर रहे हैं। आपको तो मुख्तलिफ लेके आना ना, जब आप इनकलाब की बात जब आप नैरेटिव चेंज लेकर आए थे, अपना नजरिया चेंज लेकर आए। तीसरी थोड़ी सी मैं बोला ही नहीं, क्या गुजारिश ये है कि हम रेटरिक पर नतीजे अखज़ नहीं कर सकते। कल ग्राउंड रियलिटी तो सारी सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही, किसकी क्या औकात है पता चल जाएगा। जिन्होंने करप्शन की हुई है वो भुगतेंगे, जिन्होंने गवर्नेंस नहीं की है वो भी भुगतेंगे। माइंड इट व्हाट आई एम सेइंग। मैं बदतरीन मिसाल आपकी ये पेश करता हूँ कि जब मेट्रो लाहौर में बने तो वो जंगला बस है, जब वही मेट्रो केपी के पेशावर में बने तो क्या बात है। और जो उसका हाल है अहले पेशावर से पूछे, नॉट ओनली मुकम्मल नहीं हुई, होल ऑफ पेशावर इज इन सच ए बैड शेप, जो सारा शहर उखड़ा पड़ा है। तो वो ठीक है, इनको उसमें ना पूछे जहां उन्होंने गलती की है, क्योंकि इमरान खान साहब आसमान से उतरे हैं, लिहाजा जो वो कह मान ले। मुझसे ये मुश्किल है। सही है। तो खान साहब ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे चूंकि एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम चूंकि हमने नाज़रीन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की कैंपेन देखी हैं उनको भी डिस्कस करें, ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के प्रेसिडेंट के तौर पर इस कैंपेन को लीड करते रहे हैं। हमारे जो पैनलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, क्या वो इस बात से एग्री करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी मकबूल सियासी जमात की कैंपेन को सही तरह लीड कर सके हैं, या वो नाकाम हुए और उनकी नाकामी जो है वो कल हमें नजर आएगी? ये हम बुखारी साहब से और शहबुद्दीन साहब से पूछेंगे। ब्रेक लेंगे, इंतखाबात का वक्त जारी है, हमारे साथ रहिएगा। इंतखाबात का वक्त जारी है। सलीम बुखारी साहब एडिटर दी नेशन, सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ तशरीफ रखते हैं शहबुद्दीन साहब। इलेक्शन चूंकि दंगल सज चुका है, मैदान तैयार है, कल इस मैदान में मार्का सर कौन करेगा इसके लिए चंद घंटों का इंतजार है। लेकिन हम चूंकि ओवरऑल सिचुएशन पे बात करें, ओवरऑल कैंपेन्स पे बात करें, शहबुद्दीन साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बतौर पार्टी हेड इस कैंपेन को लीड किया है। हम हमेशा देखते आए हैं, सुनते आए हैं, हमने पॉलिटिकल कैंपेन्स जो कवर किए हैं, लोग नवाज शरीफ के नाम पर वोट देते थे, नवाज शरीफ को वोट देते थे। जैसे आपने भुट्टो साहब की मिसाल दी, इस दफ़ा भी हमने देखा गाँव देहात में उम्मीदवारों का नहीं पता लेकिन शेर के निशान का पता है। आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब बतौर पार्टी सदर इस कैंपेन को सही तरह लीड कर सकें? वो कभी भी फ्रंट फुट पे खेले ही नहीं, वो तो हमेशा बैक फुट पे होते थे, यहाँ पीछे खड़े होते थे। फ्रंट फुट पे जो खेलता है वो एग्रेसिव होता है, बैक फुट पे खेलने वाला तो डिफेंसिव ही खेलता रहता है, 400 गेंदों पे 100 स्कोर करता है। दिस इज द डिफरेंस। मियां साहब का स्टाइल और है, वो एक जिद्दी आदमी, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं कंप्रोमाइज पे बिलीव करते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त उनका कंप्रोमाइज कबूल कोई नहीं कर रहा। क्यों? उनके भाई साहब के साथ जो कुछ हो चुका है, जिस तरह चीजें सामने आ गई हैं, उसके बाद कोई उनको मौका नहीं दे रहा कंप्रोमाइज का। किस कीमत पे कंप्रोमाइज किया जाए? कौन सा एनआरओ हो सकता है? कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब अभी भी ये जो माने ना माने, बुखारी साहब कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, कंप्रोमाइज की कोशिश जारी है। वो जो तरदीद किया मरीम औरंगजेब साहब ने तरदीद किया, करने दे भाई। तब भी कहा था हम पाकिस्तान से नहीं जा रहे, रात के बाद छोड़ के चले गए थे, साथ की कोठरी वाले को पता नहीं था कि जा रहे हैं, वापस भी आएंगे नहीं आएंगे। तो लोग कह रहे थे मैंने शादी नहीं की, ठीक है ना, कर ली, और शादी तलाक नहीं दी, तीसरी हुई है ना, इधर 7वीं हो गई है ना। करें नहीं, 7वें का नाम नहीं माना, 6ठे का नाम नहीं माना, ना करें सर। इन्होंने 7 शादियां डिक्लेयर की है। अगर ऐसी बात है तो कागजों में शादियों के बाद इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ता है। जिनकी 2 थी वो भी डिक्लेयर कर चुके हैं ना। शहबाज शरीफ साहब ने कैंपेन सही लीड किया, आपको लगता है? देखें, इसको इसमें जब तक हम कंपैरेटिवली बात नहीं करेंगे ना तो समझ नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि इमरान खान ने अपनी कैंपेन बहुत आला चलाई।
ये इलेक्टेबल्स की जो फटकार है ये तो मैंने नहीं डाली ना, ये तो बाद में डाली है, लेकिन इससे पहले जलसे देख लें, धरना देख लें, लॉकडाउन देख लें, जो मर्जी आप देख लें, फुल ऑफ पीपल, लोगों को लीड किया उसने और कमाल तरीके से लीड किया। ये तो कोई उसका दुश्मन भी डिनाई नहीं कर सकता। उसके मुकाबले में नून लीग पहले तो खामोश रही, फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि नहीं जनाब ये तो बहुत बड़ा इनका वो फसाद बन रहा है, हमें भी कुछ करना है, लिहाजा उन्होंने भी शुरू किया। ये बात दुरुस्त है शहाबुद्दीन की कि लीडर उनमें से जिसके पीछे वोट बैंक है वो नवाज शरीफ है। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ को आपने पहले डिस्क्वालीफाई किया, किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, ये अब तवील बहस है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम की सीरीज और हो सकती है। क्योंकि पनामा से आप शुरू करें, निकालें अकामा पे, अकामा से आप शुरू करें, फैसला ऐसा दें जिसमें लिखें कि करप्शन कोई नहीं हुई, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, मगर हमारा दिल कर रहा है इसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ये मैंने नहीं किया फैसले, अदालतों के फैसले आपके भी सामने। जब ये बॉल इनकी कोर्ट में आई तब उस वक्त पीक पर जो इशू चल रहा था वो ये था कि जी फैमिली में तो आपस में बनती ही नहीं है, भाई भाई का दुश्मन है, भतीजी भतीजी, शहर भर में रूमर है। आपने रूमर नहीं है, दुआएं की गई, पता नहीं कितनी मनतें मानी गई हैं, किस किस मज़ार पे जाके मनतें मानी गई हैं, वो नहीं हुआ। चाहे उन्होंने चालाकी की है, चाहे उन्होंने हालात को देख के कंप्रोमाइज़ किए, जो भी किए हैं, फैमिली स्प्लिट नहीं है। फिर कहते थे दावे मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मैं निकालने बैठूं हजरत साहब के साथ किए हुए प्रोग्राम तो आपको 20 मिल जाएंगे। इसमें कहा गया कि ये कभी इसको पार्टी की सदारत नहीं देंगे। आप भी इसी दुनिया में रहते थे, आप कहीं बाहर से तो नहीं आए ना, आपने भी प्रोग्राम किए हुए हैं, आपने रिपोर्ट भी किया हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए जी, ये हमजा और ये मरियम तो इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते, उन्होंने वो बैठ के दिखा दिया। फिर उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर तो वो कभी बनाएगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसकी बेटी है। फिर मजलिस आमला ने पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उनको नॉमिनेट कर दिया कि इन्होंने प्रेसिडेंट। तो ये जो दुआओं के ऊपर था ना आसरा, चूँकि पीर फकीर जब मिल जाते हैं तो फिर दुआओं पर ज़्यादा इंतजार हो जाता है, वो तो हुआ नहीं। लेकिन वो कैंपेन जो नवाज शरीफ चलाते, देखें आज आप जिस तरह मर्जी जिस मर्जी एंगल से उसको देख लें, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के जीटी रोड से आए थे तो आप ये नहीं कह सकते जिस तरह शेख रशीद साहब बगलें बजा बजा के कहते थे ये मुड़ के देखेंगे तो बंदे पीछे नहीं होंगे, वैसा नहीं हुआ। अभी भी जो ये कहा जा रहा है, मिसाल के तौर पे तासुर दिया जाता है कि एयरपोर्ट बंद है, वो निकला नहीं जी, कोई आया नहीं, बंदा नहीं आया। वो आपने कर्फ्यू लगाया हुआ था शहर में, आपने हर सड़क कंटेनर से बंद की हुई थी, फिर आप कहते हैं कि वहां लाखों के काफिले आ जाए। आपने मोटरवेज और जीटी रोड पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा बंद किए, कभी नहीं हुए, आप भी यहीं थे। तो फिर आप कहते बंदे नहीं आए, मगर बंदे उसके बावजूद भी आए। लोगों की नौकरियां गई हैं चैनलों में जिन्होंने प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर आपके इल्म में है। एनीवे, कहने का मतलब यह है कि कैंपेनर इमरान खान बहुत आता है, लेट अस एक्सेप्ट इट, लेट अस फेस इट। कैंपेन पर जब कभी मुकाबला होगा इमरान खान मारेगा, जीतेगा। इस वक्त जो शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया, कि क्या उनके दिल में या उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट के दिल में कोई गुंजाइश मौजूद है। मैं समझता हूँ है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, वरना मॉडल टाउन में अब तक वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुके होते, 56 कंपनियों में वो अब तक गिरफ्तार होकर जेल जा चुके होते। जो उसके साथ हुआ, सॉरी, चौधरी निसार के साथ हुआ, स्प्लिट और ज़्यादा बढ़ गई होती। ये नहीं हुआ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं। आप आंखें बंद कर लें तो वो आपकी मर्जी है। एस्टैब्लिशमेंट अंधी नहीं होती, हमेशा सेकंड हॉर्स पे बैठ करती है, याद रखें आप। अगर आज इमरान खान साहब उनकी डार्लिंग है सपोजिटली या एलिजिडली, तो वो उसके ऊपर आंखें बंद करके पूरा अपने अंडे उसके नीचे नहीं डाल देंगे, क्योंकि डार्लिंग पहले कोई और रहे थे। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। असल में जो एक नया फैक्टर इस सियासत में इस वक्त आया है, और मैं और ये प्राइवेटली उस पर एग्री करते हैं, प्रोग्राम में बैठ कर लड़ना होता है, वो है बिलावल का नया रंग। बिलावल हैज कम मोर मैच्योर्ड देन ऑल हिज कंटेम्परेरीज जो इतने इतने पुराने हैं। उसने अपनी कैंपेन में न गाली दी है, ना उसने किसी के ऊपर कोई मलबा डाला है। वो अपना पैगाम दे के चुपके से बंदों को साथ लगा के अल्टीमेटली पूरे केपीके से, पूरे पंजाब से होता हुआ कराची पहुंच गया है। इसका क्रेडिट ना देना बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। तो ये नई रियलिटीज़ हैं जैन, जिसको हमें सामने रखना होगा इससे पहले कि हम ये असेस कर पाएं कि कल क्या होने जा रहा है। देखिए, कल वो कुछ भी नहीं होने जा रहा जो आज से 3 महीने पहले समझा जाता था कि 2 या 3 सीटें घर की इनको मिल जाएं तो मिल जाएं, बाकी पीटीआई इज गोइंग टू स्वीप द इलेक्शन एंड क्रिएटिंग हिस्ट्री। ये नहीं हो रहा सुबह, ये आप रास्ता चलते हुए से पूछ लें, वो भी कहेगा नहीं होने जा रहा सुबह। अब है
हाउ क्लोज, कौन किसके कितना क्लोज है, वी हैव टू वेट ओनली फ्यू आवर्स। सही है, ठीक है। शहाबुद्दीन साहब, जो बुखारी साहब ने बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोगों ने देखा जिस तरह मेच्योरिटी का उन्होंने फील किया, और हमें देखा हमने कि बहुत पॉलिटिकल मेच्योर लगे हमें अपनी कैंपेन में। वो पीपल्स पार्टी को उसका फायदा होने जा रहा है, बिल्कुल पंजाब में जब हम इसकी बात करें, अब नहीं फायदा होगा, आइंदा आने वाले टाइम में भी बिल्कुल क्लियर नो आइंदा होगा। अच्छा, इस दफा कुछ नहीं उनके पास, अभी तो उन्हें अपने बाप का गद साफ करना है, उनके बाप की बारी तैयार खड़ी है। इसने कह दिया कि उनको माफी हो गई है, इलेक्शन गुजरने दें। ये जिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि सेकंड हॉर्स हैं, ये सेकंड हॉर्स भी ना कहीं और नजर आएगा, आखिर में रेस के नजर आएगा, इनको पता चल जाएगा। ये वक्त गलतफहमी है। और जो कह रहे हैं कि सजा, उसमें 9 के अंदर लिखा हुआ है कि इन 13 में से जिस जगह पे आप फॉल करते हैं वहां आप नाअहल हैं, सजा है। उसने लिखा है कि 8वें पे ये मुझे फॉल इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे इनकी करप्शन के सबूत नहीं मिले। उसने लिखा है 9वें पे क्या है, तो क्या 9वें पे लिखा है कि इनके पास लिविंग बियॉन्ड मीन्स है। लिविंग बियॉन्ड मीन्स पे वही सजा है। उन 13 के ऊपर जो भी गिरेगा, 1 से लेकर 13 तक, चाहे 5 पे गिरे या 1 पे गिरे, सजा वही है। तो सजा वही हुई है। ये बड़े अच्छे तरीके से वकील खेल रहे हैं और खिला रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक जुमले की इजाजत दे दीजिए। मैं बिल्कुल, ये इन्होंने जो बात कही है अदालत के फैसले के हवाले से बिल्कुल ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने ये 100 रुपए कहां से लिया। मैं उस वक्त तय करूंगा कि आपने 30 रुपए करप्शन के लिए हैं, अगर मैं ये साबित कर दूं कि आपके 70 रुपए अपने थे। ये तय कैसे हुआ कि वो लिविंग बियॉन्ड मीन्स थे? उनके मीन्स तो तय करें पहले, हुए मीन्स तय। दैट इज द ग्रेटेस्ट फ्लॉ इन दैट डिसीजन एंड मैनी अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सही, फॉर्मर चीफ लिविंग जस्टिस। बियॉन्ड मीन्स आपने जवाब देना है, आपत्ति का जवाब आपने देना है। इन्होंने जवाब नहीं दिया, पहले दे आर गिल्टी। फिर देखें, मैं आपको सेंसिबल बात कर रहा हूँ। पहले आप ये बताएंगे कि आपकी वर्थ तो 70 रुपए की थी, आपके पास है 1000 रुपया। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके घर कहां से आया ये, फिर वही बात खत्म हो गई। आप मैं ये जजमेंट कैसे दूंगा कि आपके 930 रुपए जाली हैं, जब तक ये मैं साबित ना कर दूं कि आपके 100 को छोड़े, लिखा हुआ है कि आपके मेरा ख्याल है सर डिस्कशन वगैरह इलेक्शन पे रखें तो ज्यादा। वो जो मसला जो आप बात कर रहे थे ना शहबाज शरीफ साहब की और बाकी चीजों की, बिलावल प्लेड वेल। उसने 22 दिन में ये कैंपेन शुरू हुआ था अपने गढ़ी खुदा बख्श से, और उसके बाद वो पेशावर गया। पेशावर से वो पंजाब में लैंड हुए। जनूबी पंजाब और दरमियान में पहले ही कर चुके थे। पंजाब में आए हैं, अटक से लेके जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब तक आए हैं। 1 दिन 2 दिन उन्होंने वहाँ पे रखे हैं, मुल्तान में, बावलपुर में। उसके बाद वो दोबारा चले गए हैं अंदरूनी सिंध में, एंड उन्होंने फिर वहीं गढ़ी खुदा बख्श में किया। कल 22 दिन में 50 शहरों में 70 तकरीरें की। बिल्कुल, ये बहुत तेज मुहिम थी। इतनी तेज मुहिम सिर्फ इमरान ने चलाई है। मतलब लोग कल कह रहे थे, और जी लाहौर में फलां जलसे में बंदे थोड़े थे। भाई आप एक शहर में 5 जलसे रखेंगे तो कौन सा पागल उम्मीदवार है जो अपने सपोर्टर लेकर दूसरे के जलसे में चला जाएगा? कोई नहीं जाता। हर एक ने अपना अपना जलसा रखा। इमरान खान तो 5 गाड़ियों में बैठ के आंधी तूफान की तरह से 15 मिनट में वहां पहुंच जाते जलसे में। हमारी DSNGs नहीं पहुंच सकी वहां पे जलसों में। कल इस तरह भी हुआ है। दिस इज द डिफरेंस। लिहाजा ये कहना कि उनके बहुत बड़े जलसे नहीं थे, जलसे बड़े, उन्होंने जहां एक जलसा किया किसी शहर में, वहां सबको पता कितने बड़े जलसे हुए हैं, किससे बड़े हुए हैं, सबसे बड़े हुए हैं, सबको नजर आता है। हमें तो जलसों पर कोई एतराज नहीं, छोटे बड़े होने पर, मगर जब वो वहां से नाराज होके अपने बंदों के साथ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। इसी सूरत में जेलम वाला जलसा भी देखा। उसमें वो आधा घंटा पहले पहुंचे थे। इसने कहा था ये जवाब क्यों है सर? ये जवाब प्रॉब्लम में बता दो। वो फवाद नहीं फवाद की बात वो फवाद कह रहे थे कि बारिश बहुत थी, मैं वो प्लान जल्दी कर दिया, शेड्यूल की बात लगाया उन्होंने। शेड्यूल था ना कल लाहौर में जलसों का। बागे पे वो 9 बजे थे, 9:30 बजे तक वहां पे रहे। वहां से भाग के वो चले गए। कल लाहौर की बात कर रहे हैं। वहां से जाके उन्होंने जलसा कहाँ किया? वापडा टाउन, जोर टाउन में जाके। और जोर टाउन से आखिरी जलसा था वाल्टन पे। विद इन 3 आवर्स 3 जलसे। इसमें ट्रैवल टाइम लगाए, हेली नहीं है, रात है। आपने
गाड़ियों पे भागना है। तो बेहतर शेड्यूल कर लेना चाहिए। यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, जलसों में फिर बात की तो 2011 में भी बड़े थे, 12 में भी, यही मैं कह रहा हूँ भी बड़े थे कि उनको बिल्कुल आप इस तरह ना कहें कि जलसे उनके छोटे हो गए, लगा उनका वोट कम हो गया, ऐसा नहीं। ये बात तो नहीं है, ये बात कहा है, ये आज नहीं, ये एज्यूम करके फैसले करने की आदत भी इन्होंने इमरान खान से ही ली है, ये इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। मैंने कहीं कहा था, इन्होंने कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ इसका रिजल्ट कल शाम बताएगा। अभी तक केपीके में कोई जमात लगातार दूसरी दफा नहीं आई। बिल्कुल सही। अगर कल केपीके का कल इम्तिहान है वहां पे इमरान का, अगर वो उसकी जमात वहां दोबारा रिपीट कर जाती है, इट्स मीन वहां हुआ। यहां बैठ के दफ्तर में कहना कि वहां क्या कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। क्यों? मैं इस दौरान 2 दफा वहां जा चुका हूं, मैं जाके वहां मिल के आया हूं, मैं जाके वहां लोगों में फिर के आया हूं। मैं किसी स्क्वाड के साथ नहीं किया था, कॉमन आदमी, मेरा घर है वहां पे, मेरी फूफी वहां रहती है, मैं वहां गया उनके पास, लोगों से मिला हूं, मेरा राब्ता है वहां पे मुसलसल, मेरे घर वाले हैं, दूसरे तीसरे दिन या पहले हर रोज बात होती है उनसे। वो नहीं है जो आपको नजर आता है, ये कल आपको नजर आ जाएगा। ये जो केपीके ने क्या किया कल पता चलेगा। जिस तरह हमें नजर नहीं आता यहाँ बैठ के कि केपीके में क्या हुआ है, इस तरह इन्हें भी नजर नहीं आना चाहिए कि कल क्या होगा वहाँ। चले ये तो कल बताएगा। वही बात, ये अगर मगर के ऊपर तो नहीं फैसला होना ना, फैसला तो कल मैदान में ऐसा ही होता है ना, कल ही होगा ना। गुजारिश ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि बात होगी इशू बेस्ड। लोग सियाने हो गए हैं। अभी मेरे साथी ने कहा कि लोगों को क्या तमीज़ है, लोगों को क्या पता है। विलेज विजडम का तो कोई दुनिया में कहीं मुकाबला नहीं है। दे आर वाइजर देन वो विलेज विजडम जो कि अपने इलेक्टेबल को 70 साल से वोट दे रही है। ये तो हमने खुद फील किया है, लोगों में ज्यादा शऊर है सर। नहीं जैन, ये उस विलेज विजडम की बात कर रहे हैं जो 70 साल से उसी को वोट दे रही है जो उनका माई बाप है। बड़ी विलेज पहले इजाजत ले लें उनसे, मेरी बात करने की इजाजत है कि नहीं। देखें, गुजारिश ये है, वो दिन चले गए तब एक टीवी होता था, जिसके पास टीवी होता था उसको प्रिविलेज समझा जाता था। टीवी रेडियो सबको ख़त्म कर दिया इस मोबाइल ने। बिल्कुल, इस मोबाइल की एक्सेस अब उस बंदे के पास भी है जो हल जोता हुआ होता है, उसने आगे बैल होते हैं और कान से लगा के यहाँ लटकाया हुआ होता है मोबाइल। तो लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे। पहली बात तो ये है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि 2013 के इलेक्शन में, 2008 के इलेक्शन में लोगों ने पागलपन में वोट दिए थे। कोई नहीं पागलपन में वोट दिए थे, बिल्कुल बेईमानी बात है, इंसल्ट है टू द पीपल हु मेक देयर जजमेंट। एक बात। दूसरी बात यह है कि गुजारिश ये है कि बात डिपेंड करता है टीम्स पर। टीम्स पहले बहुत अच्छी मिली थी इनको, टीमों में जब से नए एलिमेंट आए हैं, आपस में धड़ाबंदियों का तस्वुर कोई पीटीआई में कर नहीं सकता था, मैं नहीं कर सकता था। अब आप अगर कहें तो मैं शहरों में धड़ाबंदियाँ गिनवा देता हूँ आपको, अगर आप कहें तो मैं पार्टी का अचलन में आपको कराची में 3 लोग, वो तो हमें शाह महमूद कैसी था, वो जहांगीर तो नहीं था। चलें जी, इमरान खान के हारने के लिए बहुत कुछ सामने है, वो तो हमें खैर नजर आता है। इमरान खान की शिकस्त का बहुत मुआवजा देखे मैंने ये कहा, यही है इनका मकसद क्या है, इनका एनालिसिस क्या है। इख्तलाफात हम वो क्या नून में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। नून में कहाँ से आ गए? नून में सब इकट्ठे हैं, नवाज शरीफ के बयानिया के पीछे इकट्ठे खड़े हैं। चलिए, अब आप आज ये कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने कल के प्रोग्राम में फिर नहीं कहना है। तो मैं तो कह रहा हूँ कल नजर आ जाएगा उनका बयानिया कहाँ गया। ओ भाई, उनमें हवा में ना उड़ गया। ऐसे वैसे इख्तलाफात हैं। ख्वाजा आसफ और फलां बात करने के लिए तैयार नहीं थे। चौधरी निसार के इख्तलाफात आपके सामने हैं, परवेज रशीद का ग्रुप आपके सामने है, मरियम का ग्रुप आपके सामने है, फिर आप कह रहे हैं मरियम ग्रुप है ही नहीं। मैंने कहा मरियम ग्रुप इतना तगड़ा है कि हमजा को, वो तो इस बात को हमजा को 120 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान छोड़ना पड़ा था ताकि ये साबित हो जाए कि वो अकेली मरियम ने लड़ाई। पार्टी में भी सर नजर आए, जरदारी साहब को भी कैंपेन से दूर रखा गया। और क्या कह रहा था? जरदारी साहब को भी कैंपेन से दूर रखा गया। कहा था कि उन दोनों के खिलाफ नहीं है, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने अभी का आपने कहा इसी प्रोग्राम शुरू में कि इन्होंने मरियम और हमजा के खिलाफ नहीं थे। मुझे वाइंड अप के लिए वो फैमिली के स्प्लिट की बात थी, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। देखिए, गुजारिश ये है, अब ज़्यादा देर नहीं है। अब हम आते हैं कल के इलेक्शन के ऊपर ना। हम ये सब बातें जितनी मर्जी आप करते रहें, कल क्या होने जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे कि खैर खैरियत से हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि खैर खैरियत से हो जाए। दूसरी बात ये है, मैं फिर कन्विक्शन से इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो खुदा ना खास्ता इमरान का दुश्मन हूँ। इनकी इमरान खान से दोस्ती मुझसे ज़्यादा नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को। है ही नहीं मेरी तो। अच्छा, इनको पता है कल का जो मेला लगाना है ना, वो लगाना है उस पैराफिनिलिया ने जो वोटर को सुबह तड़के घर से उठाता है
पोलिंग स्टेशन पर लेके आता है, उसकी खिदमत करता है, कैंप में बिठा के उसको खुश करता है, उसको पर्ची देता है, अंदर भेजता है, फिर घर पहुंचा के आता है। ये पैराफर्नेलिया इमरान खान साहब के पास ना 2013 के इलेक्शन में था, ना 2008 के इलेक्शन में था, और ना आज है। यहीं पे मुझे इनसे इख्तिलाफ हो गया। पूरी तो कर लेना। ये उस इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, पैराफर्नेलिया उसके पास है, जिसको भी ये गाली दे रहे थे वो इलेक्टेबल अब उधर है, इधर नहीं है, तो पैराफर्नेलिया किसके पास है जी? पैराफर्नेलिया होता है मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स से इसका बिल्कुल सही, ठीक है। उसकी ट्रेनिंग होती है, उसका स्टाइल होता है। मैं बता रहा हूँ ना आपसे, किसने कहाँ से गाड़ियाँ हायर करनी है। इलेक्शन डे बेसिकली स्ट्रेटजी, इलेक्शन डे स्ट्रेटजी एंड ह्यूमन रिसोर्स। बिल्कुल ऐसे मेरा ये मानना है 2013 में तो ओके, लेट मी पुट एडमिट किया था मैंने कि वो फेल हुए। लेट मी पुट इट अदरवाइज, मेरा ख्याल ये है कि अभी भी नून लीग के पास ये पैराफर्नेलिया एज कंपेयर टू तहरीक इंसाफ बेहतर है। बिल्कुल सही, इसका कल के मोर एक्सपीरियंस्ड है, इसका काफी कंट्रीब्यूशन होता है कल के इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि कल के इलेक्शन में नई बातें क्या है। कल के इलेक्शन में नई बात यह है कि एक तो फौज डिप्लॉय होगी, उसका अपना एक इम्पैक्ट है। बिल्कुल सही है। और आपको पता है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि रिजल्ट की जो कंपाइलेशन है वो इतनी मुबहम और इतनी साइंटिफिक बना दी है कि वो जो होता था कि एक पोलिंग बूथ से जब उठेगा वो पोलिंग एजेंट, तो वो रिजल्ट साइन करके अपने साइन भी करके लेके उठेगा, वो एक तरफ है। अब वहीं से बैठ के वो आरओ जो है वो रिजल्ट अपने व्हाट्सएप से भेज देगा इलेक्शन कमीशन में। ये तो अगले दिन होगा ना कि नहीं जी वहां तो इतने वोट थे ही नहीं, वो तो फिर इलेक्शन क्योंकि मुझे वाइंड अप के लिए जाना है सिर्फ क्विकली, क्योंकि हमने नैरेटिव सुने हैं इस तमाम जो वोट को इज्जतों का नारा मकबूल ज्यादा होता दिखाई दे रहा है या तब्दीली का नारा ज्यादा मकबूल होता है? मेरा ख्याल है वोटर को इज्जत देने की बात हो रही है, वोट को इज्जत की बात नहीं, प्रोग्राम को वाइंड अप करना, वोटर को इज्जत देना पहले। जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी तावीलात आप ले आए, वोटर को इज्जत दो का नारा लगाने को आप ना मनफी कह सकते हैं, ना कह सकते हैं कि वो गाली दी जा रही है। वोट की बात नहीं, वोटर की बात है। वोटर और वोट दोनों को जब हम वोट करते हैं तो इसका मतलब वोटर है बेसिकली। 5 साल के बाद एक वोटर की इज्जत देता है, ऐसी इज्जत मिलती है, 5 साल जलील होता रहता है। इसी मोबाइल पे आज जो देख रही है ना कौम, वो ये भी देख रही है कि हमें पानी नहीं मिलता, हमारे घर में रोटी नहीं है, हमारे बच्चे के पास स्कूल नहीं है, और हमारे हुक्मरान जो हैं जिस घरों में रहते हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। यही है जो कुछ यहाँ नहीं मिल रहा है। अगर कोई आदमी ये गारंटी दे दे कि वो सब कुछ केपीके में मिल रहा है तो मैं चुप कर दूं। ठीक है बुखारी साहब, एडिटर नेशन सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबुद्दीन साहब सीनियर एनालिस्ट बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, इंतखाबात के वक्त का सिलसिला जारी है, ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी। एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस शामिल करेंगे और हेडलाइंस के बाद ज़ैनुल हसन और शहबुद्दीन साहब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि कल का मार्का कौन सर करने जा रहा है। तजज़िये तबसरे जारी रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।